कार एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हर सभी परीक्षा के लिए पुस्तक का हम विवेचना कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि उसी को हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कैसा लगेगा पढ़ने के बाद? पहले भी वीडियो कई इस पे बन चुके हैं, मतलब पूरा शुरुआत से है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। लेखक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वाक्य में प्रयोग के आधार पे शब्दों के भेद। फिर इसमें हम वचन भी पढ़ेंगे, फिर आपका समास वगैरह भी, उसकी परिभाषा वगैरह वहाँ से पढ़ेंगे। निपात तो आगे सभी इसमें हैं, यानी कि शब्द के खासकर आपके शब्दों के क्या रूप हैं, काल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। तो शब्द आज का केंद्रीय बिंदु है। आइए देखते हैं क्या है। तो अब वाक्य में प्रयोग के आधार पे संज्ञा होता है, मतलब कितने होते हैं? 8 शब्द होते हैं। यहाँ पे कितना दिया है? संबंध वाला नहीं दिया है। 1 2 3 4 5 6 7। तो संबंध यहाँ पे आपका छूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। संबंध बनाने वाले को संबंध कहते हैं, जोड़ लीजिएगा। और ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है कि जो आपने पहले से नहीं पढ़ा है, चाहे हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, फिर पीजी में पढ़ा होगा, फिर वही चीज़ें हैं। वन लाइनर बुक है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। जिससे और पूरा किताब पढ़ने का हमने संकल्प लिया है, तो उस संकल्प को पूरा करने में आगे एक और कदम आज बढ़ाते हैं। संज्ञा, जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे ही सी इट, अच्छा हिंदी में वाह वह हो गया, वे हो गए, वे सब, ये सब विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया है, जिससे किसी काम का करना हो ना समझ जाए, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय, संबंध बोधक इसी में आ जाएगा, तो फिर वह संबंध बोधक हो जाएगा। समुच्चय बोधक आपका हो जाएगा दो शब्द, मतलब संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। संबंध आप जानते ही हैं। और हो गया वह एवं। समुच्चय बोधक क्या है? जो दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक क्या है? मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कि हाय, हे अल्लाह, मतलब खुशी हो चाहे गम हो, उसमें विस्मयादि बोधक। आश्चर्य मतलब प्रकट हो, आइला। संज्ञा, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु या पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक, जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो। समूहवाचक, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो। भाववाचक, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था अथवा व्यापार का बोध हो। द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। संज्ञा के रूपांतर या विकार 3 कारणों से होते हैं। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिए कि द्रव्यवाचक और भाववाचक मतलब प्रायः नहीं होते हैं, वो एक्सेप्शन तो होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं कि द्रव्य और भाववाचक का बहुवचन नहीं होता है और यह एक ही वचन में होते हैं। संज्ञा के रूपांतर क्या है? लिंग, संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग भी संस्कृत में होता है। वचन सॉरी, थोड़ा सा क्या है कि हेल्थ सही है, मतलब वहीं गले में बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, खिच है, बैठ गया थोड़ा सा। वचन, विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो। कारक, कारक यानी कि वचन है विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो हिंदी में तो एक वचन, बहुवचन दो ही होता है। कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में आप जानते हैं कि नपुंसक भी होता है। हिंदी में वचन भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में आप जानते हैं कि 3 होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, सबको पता होगा ये बचपन से 3 4 5 6 से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और यह जुड़ाव के अर्थ में है तीसरा वाला। करण, अपादान अलग होने के अर्थ में।
पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध कारक का, के, की, रहा, रे, री है। यहाँ पे आपका अधिकरण में और पर आता है। संबोधन में हे, अजी, अहो इत्यादि। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम में 7 ही कारक होते हैं, उसमें संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। इंपॉर्टेंट है, व्याकरण की दृष्टि से पूछा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष, वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आने वाले शब्द पुरुषवाचक कहलाते हैं, जैसे मैं, तू, आप। निजवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे आप। पुरुषवाचक आप से भिन्न है। निश्चयवाचक है, वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है तो निश्चय कहते हैं, यह, वह, से। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे कि कुछ, कोई, तो इससे कुछ नहीं पता चल रहा है। संबंध, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जैसे कि सो। प्रश्नवाचक, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम है। 11 का नाम आइए देखते हैं। मैं एक वचन में, इसी का हम हो जाता है तू, मतलब हम बोलेंगे एक वचन, 2 वचन, एक वचन, बहुवचन, 2 वचन संस्कृत में होता है। तो मैं, हम, तू, तुम। तीसरा है यह, ए, मतलब ए हम जब बोल रहे हैं ना तो वह बहुवचन हो गया। वह का वे। 5वां है सो का से। 6वां आप, आपका आप ही होगा। 7वां जो का जो ही होगा। 8वां कौन का कौन ही होगा। क्या का क्या होगा। कोई का कोई होगा। और 11वां कुछ का कुछ होगा। ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस यहाँ पे देखिए कि मैं, तू, यह, वह, सो तक ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। सर्वनाम के रूपांतर 3 कारणों से होते हैं, पुरुष, वचन और कारक के आधार पे। पुरुष, वचन और कारक के आधार पे सर्वनाम में परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम के लिंग का कारण रूपांतर नहीं होता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। विशेषण क्या है? कामता व सद्गुरु के आधार पर विशेषण के भेद, उपभेद रेखांकित निम्नलिखित हैं, रेखाचित्र निम्नलिखित हैं। विशेषण पहले तो 3 प्रकार का होता है, संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। और इसमें भी आपका जो संख्यावाचक है वह निश्चित 1, 2, 3 में बटा हुआ है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिणाम बोधक। और उसी तरह जो सार्वनामिक है वह 2 भागों में है, मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। उसके बाद आपका जो यहाँ तो बट गया ना, संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक। संख्यावाचक भी 3 भाग में है, सार्वनामिक भी 2 भाग में है। इसके बाद जो निश्चित संख्यावाचक के अंदर निश्चित संख्यावाचक है उसके अंदर यह चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, 5 भागों में है। गुणवाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है और प्रत्येक बोधक है। इसके बाद क्या होता है कि जो गुणवाचक है वह भी 2 प्रकार का बांट सकते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है और यह बहुत सरल है, सबको नहीं पता होगा, भूल जाता है। विशेषण के रूपांतर के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का मत सही सर्वनाम है। इनका जो पुस्तक है ना, पुस्तक का क्या नाम है आप बताइएगा। इनका बहुत ही प्रामाणिक बुक रहता है। आगे देखते हैं हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतर नहीं होता है, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, तो परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली समझिए, लिंग, वचन और कारक होते हैं। विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के मापन उनके अंत के अनुसार होता है। हिंदी में विशेषण की 3 तुलनावस्था मानी जाती है, मूलावस्था यानी पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। क्रिया के बारे में आइए देखते हैं 2 शब्द। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा मतलब वो चलती है ना, पट धातु, आपका वहीं पढ़ना, खेलना, कूदना, लिखना, लिख धातु, तो वह धातु है।
व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है। यौगिक तो बनता है, मूल तो मूल ही रहता है। यौगिक धातु 3 प्रकार के होते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। प्रत्यय बाद में जोड़ते हैं, उपसर्ग पहले जोड़ते हैं। संज्ञा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने में नाम धातु बनता है। एक धातु में एक या दो धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनता है। क्रिया के भेद देखते हैं क्या है। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के रूपांतर निम्नलिखित कारणों से होते हैं। वाच्य क्या है, वाच्य के आधार पर, जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। काल क्या है, जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। अर्थ या भाव क्या है, क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। पुरुष 3 पुरुष हैं, लिंग 2 वचन है। लिंग 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 3 पुरुष हैं, प्रथम मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है। अन्य पुरुष को आपका प्रथम पुरुष भी कहते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वचन 2 वचन है, एक वचन बहुवचन। लिंग भी उसी प्रकार से पुल्लिंग स्त्रीलिंग है और 3 पुरुष है। उत्तम, मध्यम और अन्य। अन्य को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। वाक्य में क्रिया के लिए वचन तथा पुरुष के निर्धारण करने को प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जहाँ पे आपको गलत लगे कि नहीं सर आपने यहाँ पे यह चीज़ गलत कर दी, तो कभी कभी तो मतलब सबको तो सब कुछ आता नहीं। दूसरी चीज़, कभी कभी अनजाने में भी कुछ चीज़ें उस समय नहीं होती तो वो भी चला जाता है, तो आप वहाँ पे बता दीजिएगा, नहीं यहाँ पे यह नहीं, यह होना चाहिए। तो प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन बाकी सभी पेज सही है। एक पेज यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कर्तरी प्रयोग। कहाँ गया, कर्तरी प्रयोग लिखा है। तो इसमें क्या होगा कि कर्ता के लिए लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। फिर से सुनिए, कर्ता के लिए वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। अगला है कर्मणि प्रयोग। यह क्या है, जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्म के पुरुष लिंग और वचन के अनुसार होते हैं उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। वचन और पुरुष के अनुसार होंगे तो कर्तरी, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होंगे तो आपका हो जाएगा कर्मणि। भावी प्रयोग क्या है, अगला भावी प्रयोग है। तो जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते उसे भावी प्रयोग कहते हैं। अगला है कर्मणि प्रयोग के 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग और कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। इसके बाद है यहाँ से भावी प्रयोग के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य भावी प्रयोग, कर्मवाच्य भावी प्रयोग और भावात्मक भावी प्रयोग। ठीक है। वाक्य के 3 भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद देखते हैं हिंदी के क्रिया के कालों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के अंदर सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल के अंतर्गत सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल आता है, यानी कि यहाँ पे 5। जबकि भूतकाल में सबसे ज़्यादा आता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो यहाँ पे आपका 6 प्रकार आ जाता है। अगला जो है आपका भविष्य 3 ही है, इसमें सामान्य भविष्य है, फिर संभाव्य भविष्य काल है, फिर हेतु मद भविष्य। हेतु जो इसमें लगा है केवल भूत और भविष्य में ही लगा है। आगे देखते हैं यहाँ से क्या लिखा है कि भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। निश्चयार्थक क्रिया 5 प्रकार की होती है, निश्चयार्थक, संभावनार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ।
आगे यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उन्हें कृदंत कहते हैं। तो कृदंत की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उसे कृदंत कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। रूप के अनुसार कृदंत दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी कृदंत और दूसरा अविकारी या फिर अव्यय कृदंत। विकारी कृदंत के अंतर्गत चार आते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाच्य, यहाँ पे कर्तृवाचक संज्ञा है, फिर वर्तमान कालिक कृदंत है, फिर भूतकालिक कृदंत है। अविकारी भी चार प्रकार से है, यहाँ पे पूर्वकालिक कृदंत है, फिर तात्कालिक कृदंत है, फिर अपूर्ण क्रिया द्योतक है, उसके बाद पूर्ण क्रिया द्योतक है। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं, मूल या फिर रूढ़, ये दूसरा यौगिक, तीसरा स्थानीय। इस भेद को हृदय बाहरी नहीं स्वीकार करते हैं, जो तीसरा है स्थानीय को। अर्थ के दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, रीतिवाचक और परिणामवाचक। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो ही भेद होते हैं, रीतिवाचक और परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के पांच भेद होते हैं, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक या फिर वाचक, तुलनात्मक वाचक और श्रेणी याचक, संबंध सूचक। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक दो प्रकार के होते हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक दो प्रकार के होते हैं, मूल और यौगिक। समुच्चय बोधक अवयवों के मुख्य दो भेद हैं, समाधिकरण और व्याधिकरण। समुच्चय बोधक अवयवों के मुख्यतः दो भेद हैं, सामान्यीकरण और समानाधिकरण और अधिकरण, व्याधिकरण। ठीक है, व्याधिकरण ध्यान से देखिएगा, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। मतलब समानाधिकरण समान अधिकार जो होता है, फिर व्याधिकरण है। अगला जो आपका है समान अधिकरण समुच्चय के प्रमुखतः चार भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। यह समान अधिकरण के हैं कौन कौन? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक में औ, व, एवं, तथा और भी है। विभाजक में वह, ता, अथवा मतलब अलग करने वाला, किवाम, की, या, क्या क्या। विरोध दर्शक में है पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। और परिणाम में क्या है? इसलिए, सो, अतः और अतएव। व्याधिकरण समुच्चय के मुख्यतः चार भेद होते हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक में क्योंकि, जो कि, इसलिए है। उद्देश्य में है कि, जो, ताकि, इसलिए कि। संकेत में है जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु। और स्वरूपवाचक में है आपका कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। यहाँ पे अब क्या है? निपात। निपात क्या होता है? ये अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने और दूसरों के साथ मिलने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, उसे कहते हैं निपात। निपात के मुख्यतः 9 भेद होते हैं, जैसे निपात स्वीकार्य है, उदाहरण में हाँ जी। नकारार्थक में नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक में है मत, मतलब यह काम मत करो, मत। प्रश्नबोधक क्या और न। विस्मयादि बोधक क्या, काश की। बलदायक सीमा बोधक क्या है? बलदायक या फिर सीमा बोधक तो, हव, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलना बोधक सा है। अवधारणा बोधक ठीक, लगभग, करीब। आदर बोधक जी है। तो इसके बाद हम लोग आखिरी यही पॉइंट है, समास क्या है देखते हैं, परिभाषा एग्जाम्पल अगले में देखेंगे। कामता सदगुरु के अनुसार
दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। तो इतना बड़ा है, तो छोटा में आप एक बार तेजी से पढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। हिंदी में समास के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। कौन? अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास में पहला अक्षर पहला या फिर पूर्व शब्द प्रधान होता है और शब्द अव्यय तो रहेगा ही, और सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। तत्पुरुष क्या है? तत्पुरुष समास में अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या फिर विशेषण होता है। द्वंद्व, देखिए यहाँ पे द्विगु और बहुव्रीहि नहीं दिया है तो वो मुख्य संविधान के तहत नहीं आता है। द्वंद्व क्या है? जिस समय में दोनों पद प्रधान होता है दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व कहलाता है। बहुव्रीहि, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से भिन्न किसी अंश का उपयोग होता है, हमें उसे बहुचर्चित समास कहते हैं। मतलब बहुव्रीहि दिया है, कौन सा दो नहीं दिया है कमेंट करके बताइए। आपका तो एक द्विगु नहीं दिया है और आपका कर्मधारय नहीं दिया है, सॉरी, इसके लिए हम बता दें नहीं, यहाँ पे आपका द्विगु और कर्मधारय नहीं दिया है। मुख्यतः 4 ही होते हैं, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो द्वंद्व जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, बहुव्रीहि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो और तीसरा पद प्रधान हो जाए, अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष। यह कर्मधारय के तहत आता है। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। प्रमुख सामासिक पदों की सूची आधारित निम्नलिखित है। मतलब सूची आपको देगा कि कौन सा कहाँ पे है, मतलब तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास नहीं होगा तो उसी के अंदर आ जाएगा, किसी के अंदर इसी में आगे वो बात होगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, चाहे अव्ययी का हो, तत्पुरुष का हो, द्वंद्व का हो, बहुव्रीहि का हो। तो चलिए चलते हैं। द्विगु में तो शब्द होता है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।